गुड मॉर्निंग क्लास 9th। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है, सेकेंड वीडियो है ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर का। फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कॉमन है। तो ये कुछ कॉमन टाइप के फंक्शंस हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में और प्रोसेसर मैनेजमेंट में दोनों में फ़र्क है। प्रोसेस जो मतलब हम लोग प्रोसेस करते हैं वो प्रोसेस है। प्रोसेसर एक डिवाइस होती है, ठीक है। हर मोबाइल में, हर कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है। जैसे आप लोगों ने इंटेल का नाम सुना होगा। इंटेल एक प्रोसेसर होता है जो नॉर्मली कंप्यूटर्स में होता है। इंटेल होता है, AMD होता है। उसी तरह से मोबाइल के अपने प्रोसेसर्स होते हैं, उनके नाम मुझे नहीं पता है, ऐसे कभी सुनने में भी नहीं आया, ठीक है। तो अलग अलग तरह के प्रोसेसर होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। एक इंडियन है जिनको फादर ऑफ पेंटियम बोलते हैं। पेंटियम एक प्रोसेसर था। पेंटियम प्रोसेसर ने कंप्यूटर के फील्ड में एक मेजर चेंज किया। पहले भी प्रोसेसर्स थे लेकिन वो उतने इफेक्टिव नहीं थे। जब से पेंटियम प्रोसेसर है, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 4, P4 कहते थे उसको, फिर डुअल कोर, इस तरह करके प्रोसेसर्स आए। तो पेंटियम प्रोसेसर ने, मतलब प्रोसेसर तो पुरानी चीज़ है, लेकिन पेंटियम प्रोसेसर ने बहुत बड़ा मेजर चेंज लाया कंप्यूटर की फील्ड में। फादर ऑफ पेंटियम जो हैं वो एक इंडियन है, उनका नाम है विनोद धाम। वो उनको फादर ऑफ पेंटियम कहते हैं। जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, फादर ऑफ इंटरनेट हैं, उसी तरह फादर ऑफ पेंटियम चिप। पेंटियम चिप एक पेंटियम प्रोसेसर, वो सिर्फ पेंटियम प्रोसेसर के फादर कहे जाते हैं। तो फादर ऑफ पेंटियम जो हैं वो एक इंडियन है, उनका नाम है विनोद धाम। वो एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक भी हैं और साथ में उनका ये इन्वेंशन था, जो पेंटियम चिप थी, ये उन्हीं का इन्वेंशन था। हालांकि माइक्रो प्रोसेसर तो बहुत पहले डेवलप हुआ था, लेकिन वो पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर जो था, जिसने बहुत चेंजेस लाए प्रोसेसिंग की फील्ड में, वो काम एक इंडियन का था। इंडियंस भी इस फील्ड में बहुत आगे हैं। बहुत बड़ी स्पीकर बनाने वाली कंपनी है, अमेरिका की सबसे बड़ी स्पीकर बनाने वाली कंपनी है बोस, BOSE। तो वो उसके जो ओनर हैं उनका नाम है अमर बोस। तो वो भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी वो स्पीकर बनाने वाली कंपनी, JBL से भी बड़ी है वो। और उसके स्पीकर बहुत महंगे आते हैं, इंडिया में आते हैं। इंडिया में उसका ऐड भी आता है, बहुत रेयरली आपको टीवी पे ऐड देखने को मिलेगा बोस का। और वो एक इंडियन की कंपनी है, उनका नाम अमर बोस है और उन्हीं के टाइटल पे वो बोस स्पीकर्स हैं। तो वो बहुत हाई क्वालिटी के, बहुत महंगे स्पीकर आते हैं। यहाँ तो शोरूम भी बहुत कम, बड़े बड़े शहरों में ही होंगे। लखनऊ में भी उसके शोरूम नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी है वो, ठीक है। तो ये तो खाली एक इंडियन का नाम आया था, तो मैंने इस बारे में आपको बताया कि एक इंडियन, जो हमारे इंडियन लोग हैं वो भी कंप्यूटर की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं। आज से नहीं, सालों से है। कोई ऐसा नहीं कि नई चीज़ है, बहुत सालों से वो आगे। जो हॉटमेल था, हॉटमेल एक वेबसाइट थी जिसको बाद में गूगल ने खरीद लिया। उस हॉटमेल को, उस तरह का गूगल जो आज आप देख रहे हो, वो सब बनाया हुआ एक इंडियन का है, जिनका नाम है शब्बीर भाटिया, जिन्होंने वो ईमेलिंग वेबसाइट बनाई थी जिसमें इतना इजी इंटरफेस था। जो आज आप जीमेल देख रहे हो, ये उन्हीं का बनाया हुआ है। बाद में उन्होंने गूगल को उसको बेच दिया था बनाने के बाद, तो बहुत महंगे दामों में वो बिक गई थी, ठीक है। अब यहाँ बात हम प्रोसेसर मैनेजमेंट की करते हैं। प्रोसेसर मैनेजमेंट की मतलब जो प्रोसेसर होता है वो प्रोसेस को मैनेज करता है। यहाँ प्रोसेस मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ प्रोसेसर मैनेजमेंट की बात है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द वर्किंग ऑफ द प्रोसेसर बाय एलोकेटिंग वेरियस जॉब टू इट। जितनी भी जो भी प्रोसेस होती हैं उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए रैम प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। तो प्रोसेसर को वो मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे कि वो एक प्रोसेस को बारी बारी से एग्जीक्यूट कर सके। ये प्रोसेस जो होती हैं वो एक क्यू के फॉर्म में होती है, एक लाइन से लगी हुई होती हैं। हालांकि वो हमें नहीं पता चलती हैं, लेकिन हर प्रोसेस एक लाइन से होती है और अपनी वेटिंग टाइम उसको मिलता है, अपने टाइम को पे ही वो एग्जीक्यूट होती है। चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे वो कंप्यूटर में हो। जब हम लगातार क्लिक कर देते हैं तो कई बार वो हैंग हो जाता है। तो कारण यही हो जाता है कि वो कई सारी प्रोसेस जब एक बार एग्जीक्यूट होने के लिए आ जाती हैं तो उसमें दो प्रोसेसेस क्लैश कर जाती हैं, वहीं पे वो मोबाइल या कंप्यूटर हैंग हो जाता है, ठीक है। तो प्रोसेसर जो डिवाइस होती है, जो चिप होती है, उसको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। नेक्स्ट होता है मेमोरी मैनेजमेंट। तो मैंने आपको पहले बताया किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म होने के लिए रैम और प्रोसेसर दोनों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ मेमोरी मतलब रैम की मेमोरी से है, रैम की मेमोरी और कैच मेमोरी। कैच मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि मतलब हार्डवेयर के फॉर्म में नहीं होती है, लेकिन वो एक टाइप की मेमोरी मानी जाती है। वो रैम की ही एक टाइप की मेमोरी है, इसको बोलते हैं कैच मेमोरी। कैच मेमोरी नॉर्मली
हार्डवेयर के फॉर्म में आपको नहीं दिखेगी, लेकिन वो एक तरह की मेमोरी होती है जिसमें जब कंप्यूटर या मोबाइल ऑन स्टेज में होती हैं तो उनकी जो प्रोसेस होती है वो पहले कैच मेमोरी में जाती हैं। कैच मेमोरी में जाने के बाद वो आगे जाके परफॉर्म होती हैं। ये कैच मेमोरी भी समझो रैम का ही एक पार्ट है, लेकिन इसको एक अलग मेमोरी में रखा जाता है। तो हर प्रोसेस को कितनी मेमोरी की ज़रूरत है, कब एग्जीक्यूट होना है वो प्रोसेसर का काम है, कब कितने टाइम के बाद और किस प्रोसेस के लिए कितनी मेमोरी की ज़रूरत है, उस मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। बाकी ये जो डेटा स्टोर हो रहा है वो डेटा जो हम लोग हार्ड डिस्क में स्टोर कर रहे हैं वहाँ कितनी मेमोरी ले रहा है, अगर हार्ड डिस्क फुल होने लगती है तो वो हमको बताने लगता है कि हार्ड डिस्क फुल हो रही है, ये हार्ड डिस्क भैया मान लो हार्ड डिस्क फुल हो गई तो उसको तुरंत वो जॉब को उस चीज़ को नहीं स्टोर करेगा। तो ये सब कुछ मैनेजमेंट भी काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। थर्ड आता है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। MGMT का मतलब मैनेजमेंट का फुल फॉर्म है, इससे MGMT से आप लोग कंफ्यूज ना हो। डिवाइस मैनेजमेंट से मतलब है जितनी तरह की डिवाइसेस होती हैं, मैंने पहले भी बताया कि जितनी भी कंप्यूटर के अंदर डिवाइसेस होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हर डिवाइस को मैनेज करता है। माउस है, कीबोर्ड है, CPU है, मॉनिटर है, अगर ये सारी चीज़ें सही भी हैं उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। तो वो सारी डिवाइस को मैनेजमेंट करता है, सबका मैनेजमेंट सबको मैनेज करता है। माउस से इनपुट आ रहा है उसको मैनेज कर रहा है, कीबोर्ड से इनपुट आ रहा है उसको मैनेज कर रहा है, स्क्रीन पे जो आउटपुट देना है उसको मैनेज कर रहा है। तो सारी डिवाइसेस को अपने तरीके से हैंडल करता है। नेक्स्ट आता है आपका फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट से मतलब ये है कि कौन सी फाइल कहाँ पर स्टोर है, कौन सी हमने क्लिक किया वो फाइल वहाँ से उठकर है। जब हम लोग आइकन पे क्लिक करते हैं, जैसे मान लो हम कंप्यूटर ओपन करके किसी आइकन पे क्लिक कर रहे हैं तो वो आइकन वो सिर्फ आइकन दिख रहा है, बाकी उसकी जो फाइल्स हैं वो कहीं पर C ड्राइव में सेव हैं। तो वो आइकन से उनको लिंक करके उस सॉफ्टवेयर को ओपन करना, तो वो सब आइकन तो सिर्फ एक सामने तुम्हारे दिखाई देता है, बाकी जो मेन सोर्स है वो आपका C ड्राइव में होता है। अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल की इंटरनल मेमोरी में आपका मेन सोर्स होता है उस ऐप का या उस गेम का जो भी हो, तो उसको उससे लिंक करने का काम जो होता है वही हमारा फाइल मैनेजमेंट होता है। कौन सी फाइल कहाँ से स्टोर हो, कहाँ पर रखी हुई है, कहाँ से उसको कहाँ से उसको उठकर आपके सामने आना है, कहाँ से कैसे, वो सारा मैनेजमेंट जो होता है वो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। कौन सी फाइल कहाँ पर सेव है, उसको वहाँ से डिलीट करेंगे तो कितना स्पेस बचेगा, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जितना फाइल का मैनेजमेंट होता है। भाई हम लोग फ़ोटो खींचते हैं, ऑटोमेटिकली फ़ोटो हमारी एक स्पेसिफिक फोल्डर में जाकर रख जाती है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि हमको फ़ोटो को कहाँ पर स्टोर करना है। हम वीडियो बनाते तो वो वीडियो अपने आप से एक फ़ोल्डर में जाके चला जाता है। ऐसा तो है नहीं कि म्यूज़िक वाले फ़ोल्डर में चला जाता है। नॉर्मली अगर हम वीडियो बनाते हैं तो वो वीडियोज़ वाले फ़ोल्डर में ही जाएगा, गैलरी के भी वीडियोज़ वाले फ़ोल्डर में जाएगा। तो ये जो इतना स्पेसिफिक वे में वो काम कर रहा है, सारी फाइल्स को मर्ज नहीं होने देता, जिसको जहाँ जो जिस टाइप की फ़ाइल है उसको उसी के सोर्स में भेजता है। तो ये फाइल मैनेजमेंट है। कि अगर हमने कोई फ़ोटो खींची है तो वो फ़ोटो जो है वो हमारी गैलरीज में जाएगी और वो स्क्रीनशॉट वाले या वो कैमरा वाले उसमें ही जाएगी। भाई स्क्रीनशॉट का ऑप्शन अलग होता है, व्हाट्सएप फ़ोटोज़ का ऑप्शन अलग होता है, जो कैमरे की फ़ोटोज़ होती हैं उनका फ़ोल्डर अलग होता है। तो वो उस स्पेसिफिक फ़ोल्डर में ही जाएंगी जिसके लिए जो फ़ोटो आपने खींची है। अगर व्हाट्सएप की फ़ोटो है तो व्हाट्सएप वाले फ़ोल्डर में जाएंगी। अगर हम स्क्रीनशॉट लेते तो स्क्रीनशॉट का अलग फ़ोल्डर होता है। अगर हम कैमरे से फ़ोटो खींचते तो उस फ़ोटो का फ़ोल्डर अलग होता है। तो वो फ़ोटो उसी फोल्डर में जाकर आपको दिखाई देंगी। तो ये सब मैनेजमेंट, सारी फाइल्स का मैनेजमेंट भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से होता है। नेक्स्ट आता है आपका सिक्योरिटी। देन द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड वेरियस टेक्निक दैट एश्योर्स द इंटीग्रिटी ऑफ एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अ यूजर डेटा, प्रोटेक्ट अगेन अनऑथराइज्ड एक्सेस थ्रू लॉगिन एंड पासवर्ड, प्रोटेक्ट अगेन इंट्रूजन ऑफ कीपिंग द फायरवॉल एक्टिव। कह रहा है लॉगिन और पासवर्ड जो बहुत सारे कंप्यूटर पे हम लॉगिन सेट कर सकते हैं, पासवर्ड सेट कर सकते हैं, उससे क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम हमको मतलब वो हमारी सिक्योरिटी ही तो है। नॉर्मली हम लोग अपने कंप्यूटर्स पे ऐसा नहीं करते, लेकिन जो ऑफिशियल कंप्यूटर होते हैं उनमें ऐसा किया जाता है। एक ही कंप्यूटर पे 3 लोग काम करते हैं, 3 अलग अलग शिफ्ट में। भाई बहुत सारे ऑफिस में 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें चलती हैं, तो उन शिफ्ट्स में अलग अलग लोग काम करते हैं सेम कंप्यूटर पे। सबका अपना यूज़र लॉगिन और पासवर्ड होता है, तो वो यूज़र लॉगिन और पासवर्ड के थ्रू हम वो सिस्टम जो है वो हर यूज़र को प्रोटेक्ट किया जाता है, कोई और आकर वहाँ पे नहीं बैठ सकता है। तो ये हमारी सिक्योरिटी में ही तो आता है कि वो हम यूज़र आईडी पासवर्ड का सिस्टम उसमें बना हुआ है, जिससे कि हम लोग यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के सिस्टम को ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे जो ऑफिशियल सिस्टम होते हैं उनमें यूज़र आईडी पासवर्ड रखना पड़ता है। भाई जो लैब में सिस्टम है उनमें यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं रख सकते, क्योंकि अलग अलग क्लास के अलग अलग बच्चे आते हैं, अलग अलग टाइम पे आते हैं, तो यूज़र आईडी पासवर्ड रखने का उसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें मतलब है, बिना जो ऑफिशियल कंप्यूटर होते हैं वहाँ पर अलग अलग लोग होते हैं, कोई आकर किसी और के सिस्टम में कुछ खुराफात कर दे, तो इन सब चीज़ों से बचाव के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड को रखा जाता है। दूसरी चीज़
जो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जेन्युइन कॉपी होती हैं। जेन्युइन कॉपी का मतलब जो ओरिजिनल कॉपीज़ होती हैं, वैसे तो नॉर्मली हम लोग जो यूज़ करते हैं लैब वैब में तो वो तो पायरेटेड कॉपीज़ होती है, सब जगह पायरेटेड ही यूज़ हो रही हैं। लेकिन जो जेन्युइन कॉपी बहुत जगह यूज़ की जाती हैं, तो यहाँ तो बात पायरेटेड की नहीं, यहाँ तो भाई जेन्युइन की बात हो रही है। तो उसमें फायरवॉल होती है। फायरवॉल एक ऐसा वो सॉफ्टवेयर समझ लो होता है जो हमको जो हमारे कंप्यूटर को किसी अनऑथराइज एक्सेस से बचाने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि वो 100% सेफ्टी दे रहा है, ये एंटीवायरस नहीं है, ये अलग तरह का है, ये अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, मतलब ये भी एक पार्ट है, ये भी एक लेयर है सिक्योरिटी की। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैलिशियस एक्सेस टू सिस्टम मेमोरी। सिस्टम मेमोरी में अगर वो कोई गलत तरह से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो उससे भी बचाता है। डिस्प्लेइंग मैसेज रिलेटेड सिस्टम वल्नरेबिलिटी मतलब सेंसिटिविटी से है कि अगर किसी तरह की कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चोरी होने की हो रही है या कुछ ऐसी इस तरह की चीज़ है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप से हमें मैसेज देने लगता है कि इस तरह की चीज़ें होनी। बहुत बार हम लोग कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस पर लिख के आता है कि इट इज़ नॉट सेफ्ड। इट इज़ नॉट सेफ्ड का मतलब ये होता है कि इसमें आप कुछ इस तरह की प्रॉब्लम मतलब आप अगर इसको ओपन करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। इसके बाद आता है एरर डिटेक्शन। फ्रॉम टाइम टू टाइम द ऑपरेटिंग सिस्टम चेक द सिस्टम फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट और मैलिशियस सॉफ्टवेयर एक्टिविटी इज ऑल्सो चेक द हार्डवेयर फॉर एनी टाइप ऑफ डैमेज। इन दिस प्रोसेस इट डिस्प्ले अ नंबर ऑफ अलर्ट टू द यूजर सो दैट ये अलग अलग टाइम पे अलर्ट देता रहता है। जैसे मान लो हमारी मेमोरी फुल हो रही है तो भी हमें एरर मैसेज देने लगेगा कि आपकी मेमोरी फुल हो रही है, मोबाइल हो या कंप्यूटर हो। या मान लो जैसे कभी कोई सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर रहा है तो इसका मैसेज आने लगेगा कि सॉफ्टवेयर में कुछ फाइल मिसिंग है, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है ना, किसी कारण से फाइल मिसिंग हो जाती हैं कि हम सॉफ्टवेयर को यूज़ तो करें लेकिन बहुत एक टाइम के बाद वो सॉफ्टवेयर नहीं सही से काम करता है क्योंकि उसके कुछ फाइल मिसिंग हो जाती हैं। कभी कभी इंटरनेट की वजह से, कभी कभी एंटीवायरस की वजह से भी कुछ फाइल्स मिस हो जाती हैं। तो वो सारे वो मैसेज देता रहता है हमें। भाई अगर हमें मैसेज नहीं आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम है। तो ये एरर डिटेक्शन वाला काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ये हमको टाइम पर किसी भी चीज़ में एरर आती है तो बता देता है कि ये इस टाइप से इसमें एरर आ रही है, किस सॉफ्टवेयर में एरर आ रही है, कोई हार्डवेयर है नहीं काम कर रहा है तो उससे रिलेटेड भी एरर बता देता है। जब प्रिंटर नहीं काम करता है, प्रिंटर की इंक खत्म हो जाती है तो भी ये हमें बता देता है कि प्रिंटर की इंक खत्म होने वाली है या खत्म होने की। ये सारा काम भी मतलब हार्डवेयर की इन सारे फीचर्स को भी ये मैनेज करता है। फिर सबसे एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट काम है इसका जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग का मतलब यहाँ प्रोसेस शेड्यूलिंग से है। कौन सी प्रोसेस को कब कैसे किस टाइम पर एग्जीक्यूट होना है, ये इसका बहुत मेजर है। वैसे तो ये लास्ट में लिखा हुआ है लेकिन ये बहुत मेजर पॉइंट होता है। जॉब शेड्यूलिंग मतलब यहाँ पर नौकरी नहीं दे रहा है। जॉब शेड्यूलिंग का मतलब कौन सी प्रोसेस कब परफॉर्म होनी है, किस तरीके से परफॉर्म होनी है, ये सारी चीज़ों को वो मैनेज करता है। तो हर प्रोसेस को मैनेज करना भी सबसे मेन काम तो इसका यही है। जैसे तो इसको स्टार्टिंग में होना चाहिए लेकिन ये लास्ट में लिखा हुआ है। प्रोसेसेस का मैनेजमेंट जो है वो इसका सबसे मेजर पार्ट है कि हर प्रोसेस को ये अपने तरीके से मैनेज करता है। प्रोसेस की प्रायोरिटी लेवल के हिसाब से मैनेज करता है। क्यूज़ में तो वैसे रहती हैं, वो एक पंक्ति में लगी रहती हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी लेवल भी होता है। किसकी प्रायोरिटी हाई होती है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, जिसकी प्रायोरिटी लो होती है वो बाद में एग्जीक्यूट होती है। तो ये भी एक इसका मेजर रोल है प्रोसेस शेड्यूलिंग या प्रोसेस मैनेजमेंट जो भी कहना चाहो। ठीक है, जॉब शेड्यूलिंग लिखा हुआ है, इसको हम प्रोसेस मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, वो भी एक इसका मेजर पार्ट होता है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं लेकिन ये उनके नाम के अकॉर्डिंग नहीं है। मैंने आपको कुछ टाइप्स बताए थे जैसे विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप नहीं है, इनकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से इनकी कुछ टाइप डिफाइन हुए हैं। वो तो कंपनी के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि विंडोज़ एक अलग कंपनी है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट अलग कंपनी का है, लाइनक्स यूनिक्स अलग है, डॉस एक अलग वो है। लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से ये जो टाइप मैं यहाँ पे बता रहे हैं ये इनकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से। तो सबसे पहला आता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज द इनिशियल वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द कंप्यूटर concept of multi-threading and multitasking were not to be exploited properly. The operating system could not support one user, could support only one user at a time. The most single user operating system were Microsoft Windows 3.1, Windows 95, DOS. Due to their limited feature, they are no longer in use nowadays. देखो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम थे जैसे Windows 95, ये काफ़ी पहले आया था, और MS DOS,
ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम थे। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जिनको एक साथ कई सारे यूज़र यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनको बोलते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो और आज के टाइम के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं ये सारे मल्टी यूज़र हैं, ठीक है। इसमें हम इसको एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को कई सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे यूज़ होता है, इसमें क्या होता है कि वो सर्वर पर इंस्टॉल हो जाता है, सर्वर पे उसको इंस्टॉल कर देते हैं और बाकी सारे लोग उसको अलग अलग टर्मिनल पे यूज़ करते हैं। ये देखो ये होता कैसे है ये अभी मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको हम वर्बली इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सर्वर पे इंस्टॉल हो जाता है और उससे उसकी हम वर्किंग उसको कई सारे यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो होता है हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक सिस्टम पे एक ही बार इंस्टॉल होगा और दूसरा इसे कोई यूज़ नहीं कर सकता है। वैसे तो जो आप लोग यूज़ करते हैं उस पर एक सिस्टम पे एक ही होता है, लेकिन इनमें ये फैसिलिटी होती है कि इसको हम सर्वर पे भी इंस्टॉल करके इस पर कई सारे यूज़र एक साथ काम कर सकें। लेकिन अब स्कूल में सर्वर की तो कोई ज़रूरत होती नहीं है, वो तो कंपनीज़ में होती है, वहाँ पर सर्वर पे इंस्टॉल करके ही ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग होती है, इसीलिए यूनिक्स और लाइनेक्स उनको यूज़ किया जाता है। यही वजह है यूनिक्स लाइनेक्स यूज़ करने के पीछे, उसमें क्या होता है सारा डेटा सर्वर पे ही सेव होता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर से ही काम करता है। तो पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे ये डॉस जो है और 95 जो है विंडोज़ 95, ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम थे। आज के टाइम पर ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई यूज़ नहीं है, अब जितने भी आते हैं सब मल्टी यूज़र होते हैं। सेकंड आता है मल्टी यूज़र। मल्टी यूज़र का मतलब वही है जो सिंगल यूज़र नहीं है, मतलब जिसको एक साथ कई सारे लोग यूज़ कर सके। तो मैंने पहले अभी बताया ही था कि लाइनेक्स, यूनिक्स और आज के टाइम पर और विंडोज़ 2000 और उसके बाद आने वाले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे सारे मल्टी यूज़र थे। उसको एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को कई लोग यूज़ कर सकते थे, इसको सीधे सीधे सर्वर पे इंस्टॉल करके डायरेक्टली कई सारे लोग उसको एक साथ यूज़ कर सकते थे। तो ये फैसिलिटीज़ बाद में डेवलप हुई, उससे ऑफिशियल वर्किंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। जो बड़ी बड़ी आई टी कंपनीज़ होती है वहाँ पर लाइनेक्स और यूनिक्स के लैपटॉप इसीलिए वो लोग देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि वो मल्टी यूज़र हैं। उनमें एक तो सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम हो, सिक्योरिटी उसमें वायरस नहीं आता है, अभी तक इस तरह के वायरस नहीं क्रिएट हुए हैं जो लाइनेक्स और यूनिक्स को क्रैक कर सकें। ज़्यादातर जो वायरस होते हैं वो विंडोज़ वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आते हैं, मतलब आने वाले टाइम में तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के लाइनेक्स और यूनिक्स यूज़ करने के पीछे वजह यही होती है, क्योंकि ये तो मल्टी यूज़र है, मल्टीपल यूज़र एक साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। हर लैपटॉप में भी होगा, सर्वर में भी होगा, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और ईजिली सारे लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फैसिलिटी नहीं थी। मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है? आज के टाइम के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सब मल्टीटास्किंग का मतलब एक साथ कई सारी प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ एक्सपी में मल्टीटास्किंग वाली फैसिलिटी नहीं थी। मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि एक साथ देखो, ये जो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सारी कैटेगरी अलग अलग है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो तीनों कैटेगरी को फॉलो करते हैं। वो मल्टीटास्किंग भी है, मल्टी यूज़र भी है, रियल टाइम भी है। अब कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही फंक्शनैलिटी को, जैसे ये सिंगल यूज़र है, 95 है और ये MS-DOS ये सिंगल यूज़र है, इसकी कोई और फंक्शनैलिटी नहीं है। लेकिन ये विंडोज़ 7 में बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, ये मल्टी यूज़र भी है, मल्टीटास्किंग भी है, रियल टाइम भी है, इसमें बहुत सारे, इसमें जो अलग अलग टाइप डिफाइन है। हो सकता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कहें उनमें ये तीनों कैटेगरी में आता है। तो कभी कभी तीनों मतलब कैटेगरी अलग अलग हैं, लेकिन कोई ऑपरेटिंग सिस्टम 3-3, 4-4 कैटेगरी में भी है कि वो मल्टीटास्किंग में भी है, वो मल्टी यूज़र भी है। तो मल्टीटास्किंग में आते हैं हमारे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 और उसके आगे आने वाले सारे कंप्यूटर। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक साथ कई सारे काम। जैसे क्या होता है कि जैसे नॉर्मली आप मान लो वर्ड फाइल पे टाइपिंग कर रहे हो और साथ ही साथ आपने म्यूज़िक ऑन कर दिया, म्यूज़िक बैकग्राउंड में चल रहा है और आपकी वर्ड फाइल पे टाइपिंग हो रही है, तो एक साथ दो काम हो रहे हैं। यहाँ आप टाइप भी कर रहे हो और साथ में म्यूज़िक भी चल रहा है, तो यहाँ पर एक साथ दो प्रोसेस परफॉर्म हो रही हैं। लेकिन इससे पहले वाले कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता था। अगर हम 2 प्रोसेस परफॉर्म करने जाते थे तो कंप्यूटर हैंग हो जाता था, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग फैसिलिटीज़ उसमें नहीं थी, वो एक साथ उसमें मल्टीपल वर्क नहीं हो सकते थे। फिर आता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? Real time is designed to handle real life scenario and programs. Such operating system have the capability to prioritize the process, minimize execution time and work independently with no interdependency. Whenever you book an air ticket online, you are actually communicating with a real time machine. जब भी हम लोग देखो वहाँ जो सर्वर होते हैं इन लोगों के जो रिजर्वेशन सिस्टम के, तो उनमें कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ होती है जो नॉर्मली बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होती है। इनमें ये रियल टाइम के हिसाब से ये लोग टिकट बुक करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम, उनका अलग सिस्टम होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, नाम नहीं दिए गए हैं क्योंकि वो जनरली ऐसे वो या तो नॉर्मली वो बनवाए जाते हैं उस तरह की चीज़ें, या फिर वो उनका कोई कॉमन नेम्स नहीं है, इसलिए इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है।
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि वो रियल टाइम में काम करते हैं, मतलब वो तुरंत ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, तुरंत और सारी चीज़ें हो रही, सब कुछ परफॉर्म हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को एक साथ एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं। सीटें फुल होती जा रही हैं, सीटों को वहाँ पे वो ब्लॉक करते जा रहे हैं कि सारी सीटें फुल हो गई हैं। कोई ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी कोई टिकट बुक हो रहा है तो उस सारी चीज़ों को वो एक साथ मैनेज कर रहे हैं। ये जो ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं वहाँ पे उन्हीं को बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। वो सब रियल टाइम में सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। वेन एवर यू बुक एन एयर टिकट यू आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग विद अ रियल टाइम मशीन। जब हम लोग टिकट बुक करते हैं कहीं, कोई भी एयर टिकट हो या कोई भी टिकट हो, तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर जो यूज़ होता है वो होता है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उनके कोई नेम्स नहीं दिए हुए हैं क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रन अ कंप्यूटर विच इज लोकेटेड इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया इंटरकनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो नेटवर्किंग में वर्क करते हैं, ठीक है। वो एक पूरे नेटवर्क पे वर्क करेंगे। हम यहाँ से बैठे बैठे कहीं दूर किसी दूसरे कंप्यूटर भी हम उसमें लॉगिन कर सकते हैं, उस सिस्टम के चीज़ों को चेक कर सकते हैं। जो कॉल सेंटर्स होते हैं वो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, जिससे कि लखनऊ में बैठा हुआ जो उनका कर्मचारी है, जो उनका एम्प्लॉई है, वो बेंगलोर में बैठे हुए दूसरे एम्प्लॉई की सिस्टम में से डेटा निकाल सके। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे ऐसा होता है। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम भी आते हैं जो नेटवर्किंग के ये समझ लो कि जो नेटवर्किंग की फैसिलिटीज़ में भी हेल्पफुल होते हैं वो हमारे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक और लास्ट में आता है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो मल्टीटास्किंग मल्टी थ्रेडिंग में बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है, इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन और प्रोग्राम टू रन साइमल्टेनियसली। द फीचर ऑफ मल्टी थ्रेडिंग कैन बी डिले द एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ अ सर्टेन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, if you host game server on LAN, your friend will utilize different part of the same gaming for the connecting to your machine at the same time। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब यही है कि एक अगर आप गेम खेल रहे हो सेम उसी टाइम पर, ये इस तरह का मतलब ये थोड़ा अलग, इसका टाइप अलग है। ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम में वो एक साथ 2-3 यूज़र को वर्किंग की फैसिलिटी देता है। मल्टी यूज़र तो है ही, लेकिन मल्टी यूज़र में मल्टी थ्रेडिंग का होना एक अलग फीचर है कि ये एक ही प्रोसेस पे एक ही प्रोसेस को दो अलग अलग लोग हैंडल कर सकते हैं। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग में बहुत माइन्यूट फ़र्क है, मैंने पहले बताया। तो विंडोज़ एक्सपी और लाइनक्स यूनिक्स ये सब हमारे जो मल्टीटास्किंग तो है ही, मल्टी यूज़र तो हैं, साथ साथ मल्टी थ्रेडिंग पे भी वर्क करते हैं कि ये मतलब अलग अलग प्रोसेस अलग अलग तरीके से परफॉर्म हो रही हैं। सेम CPU का यूज़ दो 3 लोग करते हैं, सेम एप्लीकेशन का यूज़ 2-3 लोग करते हैं। तो ये इसकी मल्टी थ्रेडिंग फैसिलिटी होती है। तो ये कुछ टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये इनकी फंक्शनैलिटी के बेस पे हैं। नेम के बेसिस इसके बाद जब बताएंगे तो उसके बाद में आएगा नेम के बेसिस पे, क्योंकि अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, तो उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं वो उनके नाम के बेसिस पे हैं। तो इससे पहले बताएंगे कंप्यूटर वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, सोलारिस, बॉस, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। जिनमें सोलारिस का नाम आपने नहीं सुना है, बॉस का नाम भी नहीं सुना है। और उसमें आते हैं एंड्रॉयड, सैम्बियन, iOS, विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। सैम्बियन भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, किसी मोबाइल में यूज़ होता है। ऐसे तो मुझे सैमसंग में, मेटरोला में, सब सोनी एरिक्सन के मोबाइल्स में सैम्बियन यूज़ होता है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में ये चैप्टर 2 पार्ट में है, तो पहला वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। कॉपी में तो एक ही पार्ट में है, लेकिन वैसे ये 2 पार्ट, कॉपी में तो मैंने एक साथ लिखवाया है, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 पार्ट में यहाँ बुक में 2 पार्ट में। तो चैप्टर 4 अगले वीडियो में खत्म हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर 5 छोटा सा ही है, तो वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो उसमें उसके फीचर्स हैं, वो वर्क मतलब उसकी वर्किंग, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी विंडोज़ 7, यहाँ तो नॉर्मली विंडोज़ 7 की ही बात करेंगे कि विंडोज़ 7 की वर्किंग किस टाइप की होती है। तो विंडोज़ 7 से ही रिलेटेड है ये पूरी विंडोज़ 7 की ही वर्किंग बताई जाएगी। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं सबमिट किया है वो फॉर्म भी सबमिट कर दें। बार बार मैं बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाया वो नोट्स बनाना शुरू कर दें। जब भी स्कूल ओपन होगा तो पहले आपके नोट्स ही चेक किए जाएंगे, तब आगे की कहानी समझी जाएगी। तो आप लोग नोट्स बनाते रहें जिन्होंने नहीं बनाए हैं, नहीं तो उसका हिसाब मैं अलग से लूँगा। थैंक यू।